नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम। ये क्या होता है सर? मैंने बहुत बार जिक्र करा है हायर परचेज का, और आज जो है हम एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसकी फाउंडेशन जो है इस्टेब्लिश करेंगे हायर परचेज की। उसकी नेक्स्ट क्लास में जो है इसके हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। उसकी नेक्स्ट क्लास में जो है इसकी अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे। सो नेक्स्ट 3 क्लासेस में जो है आपका हायर परचेज का बेसिक जो है पूरा कवर हो जाएगा। जो बेसिक है ना कि भैया ये सिस्टम होता है, ये जो है इसमें जो है ऐसे कैलकुलेशन होती है, ऐसे एंट्रियाँ होती है, ऐसे रिकॉर्डिंग होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हायर परचेज से पहले मैं आपको एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम समझाना चाहता हूँ। इंस्टॉलमेंट सिस्टम एक एल आएगा तो एक एल कर लेना भैया, अलग अलग स्पेलिंग है। ईएमआई बेसिस पर जो होती है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। ईयरली इंस्टॉलमेंट होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, अलग अलग टाइप की होती है। आप क्या करते हैं, आप अमेज़न पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप कुछ भी सामान खरीदते हैं और वहाँ पर ऑप्शन होता है ईएमआई का ऑप्शन। आप ईएमआई पे टिक लगाते हैं, आप परचेज कर लेते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपने ईएमआई लिया ये कहीं ना कहीं आपने क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करी होगी, ये कहीं ना कहीं जो है आपको बैंक ने फैसिलिटी दी होगी। ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि नो कॉस्ट ईएमआई हो, या फिर इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। ये सारा काम किसने किया है? बैंक ने करा है। अमेज़न ने नहीं करा, फ्लिपकार्ट ने नहीं करा। जो यहाँ के थ्रू जो डीलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, जो सामान बेच रहे हैं, उन्होंने नहीं करा। समझ रहे हो आप? ये किसने नहीं किया? तो ये किसने किया? ये बैंकों ने करा है जी, बैंकों ने करा है। समझे आप? ये जो है बैंकों ने करा है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मान लेते हैं ईएमआई नहीं देंगे वापस, मतलब ईएमआई देनी बंद कर देंगे, पैसा आपके पास नहीं होगा, तो यहाँ पर तो सामान बिक चुका, यहाँ तो पैसे पहुँच चुके। ये जो ईएमआई का अरेंजमेंट करा गया, ये पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, बैंकों को ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा। नहीं चुकाओगे तो बैंक जो है कोर्ट में जाएंगे, आपका जो है पर्सनल प्रॉपर्टी ले लेंगे, आपको केस कर देंगे आपके ऊपर। सामान नहीं लेकर जाएंगे, सामान नहीं लेकर जाएंगे, आपसे पैसा वसूल करेंगे। और यही अगर चलो बैंक के थ्रू नहीं होता, डायरेक्टली जो है रीसेलर जो है या सेलर जो है, सेलर कहता है आपको डायरेक्टली कि ले लो भैया, गुड्स ले लो, और बदले में जो है मेरे को इंस्टॉलमेंट में आप पैसे देते रहना, इंस्टॉलमेंट पर जो है आप पैसे देते रहना, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी अगर आप पैसा नहीं देते, कई बार रुक जाते हैं, पैसा नहीं बचता है, तो सेलर आपको कोर्ट में पैसे के लिए घसीटेगा, अपने गुड्स के लिए नहीं घसीटेगा। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ परचेजिंग करी, यहाँ परचेजिंग करी, ओनरशिप जो है आपके पास चली गई, ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, सिर्फ पैसा देना पूरा बाकी है। तो वो अगर आप नहीं देंगे तो आपको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है? तो अब मैं आपको जो है हायर परचेज सिस्टम बताने वाला हूँ। हायर परचेज सिस्टम, करेक्ट। हायर परचेज सिस्टम क्लियर है सर? कोई दिक्कत, कोई शक? नो सर। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? एक होता है हायर वेंडर और एक होता है हायर परचेजर। हायर परचेजर, नाम से समझ में आ रहा होगा यार, जो परचेजर है ना वो सामान खरीद रहा होगा, वेंडर जो है सामान बेच रहा होगा। द आंसर इज यस, ये सामान आपको बेचेगा। बट इसमें एक शर्त होगी कि आपको सारा पैसा जो है एक साथ में नहीं देना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा भी आप करके दोगे तो चलेगा, जिसका कुछ मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म बोले तो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि मान लो कि यहाँ पर जो है परचेज़र आया, भाई मुझे तो आपसे जो है कंप्यूटर ख़रीदना है, महंगे वाला, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, ये नहीं छोटा मोटा नहीं, 10-15-20 हज़ार का नहीं, महंगे वाला, 3 लाख रुपए का आता है, हाई ग्राफिक ओरिएंटेड फॉर डिज़ाइनिंग। क्या बोल दिया, वर्ड्स क्या यूज़ कर लिया आपने। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, भैया यहाँ पर जो है, जो आप हाई ग्राफिक में जा रहे हैं, पीसी आप लेना चाहते हैं 3 लाख रुपए वाला, वो कहता है भैया हायर परचेजर, भैया 3 लाख रुपए साहब मेरे पास नहीं है,
3 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, पर मेरे को ये अभी चाहिए, अभी की अभी चाहिए। वेंडर कहता है भाई देखो अभी लोगे 3 लाख में पड़ जाएगा आपको, बाद में पैसा देने का बोलोगे या कोई और अरेंजमेंट लोगे तो ज़्यादा का पड़ेगा। वो कहता भाई थोड़े ज़्यादा रुपये दे दूंगा, बट अभी 3 लाख मेरे पास देने के लिए नहीं है। तो वेंडर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वेंडर से जो है हायर वेंडर बन जाऊंगा और मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा कि भाई लो सिर्फ 50,000 रुपये मुझे अभी पे करो, जिसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। जो तुरंत पेमेंट करनी होती है उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। मैं आपसे पहले ले रहा था 3 लाख रुपए, इसे बोलते हैं कैश प्राइस। लिखिए कॉपी में कि जो तुरंत पैसा देकर आपको चीज़ मिल सकती है उसे बोलते हैं कैश प्राइस। क्योंकि आप उस पर नहीं लेना चाहते, आप धीरे धीरे पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है हायर वेंडर का कि भाई एक काम करो 50,000 अभी पे कर लो, जिसे बोलते हैं डाउन पेमेंट, और बाकी जो आपके बच गए 2.5 लाख रुपए, अब आप क्या करेंगे? अब आप 25,000 रुपये मुझे 12 महीने के लिए देंगे। एवरी मंथ आप 25,000 रुपये मुझे पे करेंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए के बदले अगले 12 महीने में आप 3 लाख रुपए पे करेंगे। और 50,000 तो पहले ही कर चुके, तो इसकी प्राइस जो आपको पहले 3 लाख की पड़ रही थी, अब इसने एक ऐसा अरेंजमेंट करा हायर वेंडर ने कि बोला कैश प्राइस की जगह एक डाउन पेमेंट कर दो तुरंत अभी, और बाकी के 2.5 लाख की बजाय 25,000 जो है मुझे 12 महीने में पेमेंट करो, यानी कि 3 लाख रुपए और पे करो धीरे 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 करके। ये जो है आपकी 25,000 रुपये, ये है हायर परचेज। कॉपी में लिखिए इंस्टॉलमेंट। ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बनाए आपके सामने, राइट। और बताइए सर, और ये जो आपका 3 लाख है, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स, राइट। ये जो आपका यहाँ पर टोटल आ रहा है टोटल इंस्टॉलमेंट्स, इसमें अगर आप ऐड करते हैं डाउन पेमेंट, तो कहीं ना कहीं अगर आप टोटल करेंगे 50,000 ऐड करके, तो ये कहीं ना कहीं आएगा 3,50,000, यानी कि डाउन पेमेंट जो तुरंत कर दी और फिर सभी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो आपने पे करी है, इसे बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। कॉपी में लिखिए हायर परचेज प्राइस। जो हायर परचेज प्राइस है उसमें से अगर आप कैश प्राइस माइनस कर देंगे कि भैया तुरंत खरीदता तो 3 लाख का पड़ता, बट तुरंत नहीं खरीदा तो 50,000 पहले दिए और फिर धीरे धीरे करके 3 लाख और दिए, तो टोटल 3.5 लाख रुपए दिए और पहले 3 लाख ही पड़ता, तो कहीं ना कहीं मैंने 50,000 रुपये जो है मैंने इंटरेस्ट का पे कर दिया। 50,000 रुपीज़ मैंने कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट का पे कर दिया। सर बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसे क्या बोलते हैं? हायर परचेज का टोटल इंटरेस्ट। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, समझिएगा ट्विस्ट क्या है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम से हायर परचेज सिस्टम अलग कैसे है? एक तो यहाँ पर डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दूसरा यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि अगर ये व्यक्ति हायर परचेजर पेमेंट बीच में नहीं कर पाया, पेमेंट इसने रोक दी, मैं नहीं कर सकता सर, 5 इंस्टॉलमेंट दी, 5 इंस्टॉलमेंट देने के बाद इसने कहा भैया और मैं पैसे नहीं दे सकता, तो हायर वेंडर के पास ऑप्शन है कि ये एसेट को, पीसी को वापस ले सकता है, कि ये जो एसेट है, ये जो पीसी है, इसको वापस ले सकता है। इसे बोलते हैं रीपोजेशन। कॉपी में लिखिए, एक एक चीज़, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ इसमें ताकि दोबारा ना पढ़ाना पड़े। तो इस एग्जांपल को अपना नीट एंड क्लीन कॉपी में, नीट एंड क्लीन जो है तरीके से कॉपी में लिखिए कि भैया एसेट जो है ये वापस ले सकता है अगर हायर परचेजर पैसे नहीं दे पाता है, रुक जाता है, तो कोर्ट नहीं जाएगा। कोर्ट तब जाएगा जब वो एसेट देने से मना करता है, अदरवाइज क्या दिक्कत है? अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा है कि जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट दोगे ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ownership passes to
हायर परचेजर। मतलब एक्चुअल ओनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही जो है हायर परचेजर की होगी। बट अगर हम यहाँ पर देखें, हायर परचेजर जो लैपटॉप है या पीसी जो लिया है उसका ओनर तो नहीं है, ओनर तो लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही बनेगा। बट फिर भी आपका जो है, हम जो पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उसमें हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब कि लीगैलिटी तो ये कहती है कि आप आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ही ओनर बनेंगे, बट जो इसका सब्सटेंस है मूल रूप से देखा जाए कि भाई डाउन पेमेंट दे दी है, धीरे धीरे पेमेंट कर ही दोगे, एसेट आप ही के पास है, यूज़ आप ही कर रहे हो, और आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद आप ही का हो जाना है। तो कहीं ना कहीं इसकी अगर सब्सटेंस देखी जाए तो भले लीगैलिटी में आप इसके ओनर ना हो, बट अकाउंटेंसी में हम जो है इसके सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं और हम कहते हैं कि भैया आप जो है इस एसेट को अपने पास ही रिकॉर्ड करें, अपने पास ही रिकॉर्ड करें, और हायर वेंडर को अलग से दिखाएं कि हाँ इतना पैसा देना बाकी है। इस प्रकार जो है रिकॉर्डिंग करें, आप एसेट भी दिखाएं इतने रुपए का है, हायर वेंडर को भी दिखाएं इतने पैसे देने हैं, और हर महीने का जो इंटरेस्ट बने वो इंटरेस्ट से हायर वेंडर को इंक्रीज करें और इंस्टॉलमेंट को पे करें, इंटरेस्ट को इंक्रीज करें, इंस्टॉलमेंट को पे करें, ऐसे चलाते रहें आप। क्योंकि ये एसेट एक्चुअली में आपका है नहीं अभी, मतलब वैसे होने ही वाला है बट अभी है नहीं लीगैलिटी के हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको आप अलग से दिखाएं एसेट अंडर हायर परचेज के नाम से, बस। तो यहाँ आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कवरेज हो गया, इसकी अकाउंटिंग हो गई, कहाँ पे दिखाएगा, कौन दिखाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कॉन्सेप्ट है, दोबारा से बता रहा हूँ। हायर परचेजर जो है एक डाउन पेमेंट कर कर, इकट्ठे कैश प्राइस देने के बजाय एक छोटी डाउन पेमेंट कर कर एसेट को घर ले आता है, अपने ऑफिस ले आता है, और उसकी आखिरी जब इंस्टॉलमेंट देगा तब जो है ओनरशिप उसकी हो जाएगी, और अगर नहीं दे पाएगा तो हायर वेंडर जो है अपना एसेट को वापस ले जाएगा। फिर हायर वेंडर उस एसेट को बेचकर पैसा ले, उसको प्रॉफिट आए लॉस आए, वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसकी अलग अलग अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। हायर परचेजर की बुक्स में अलग एंट्री होगी, हायर वेंडर की बुक्स में अलग एंट्री होगी। ये तो इसका बिजनेस ही है ना सर। तो हम क्या समझेंगे अभी, हम बहुत कुछ समझेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम में। अभी तो मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट जा रही होगी 25,000 की, इसमें कितना इंटरेस्ट का पोर्शन होगा और कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी आपको बनानी पड़ सकती है कि भैया जो जो हर इंस्टॉलमेंट जा रही है उसमें कितना कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है, कितना कितना जो है उसमें जो है परचेज प्राइस है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी देखना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उसके लिए हम जो है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सब समझने स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया, वीडियो पॉज करिए, आराम से इस चीज़ को नीट एंड क्लीन तरीके से लिखिए, दोबारा देखना है दोबारा देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पॉज कर कर अच्छी राइटिंग में पूरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, हायर परचेज सिस्टम का क्या होता है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, दोनों चीज़ों को क्लियरली अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपको फाइनेंस अब करवाने वाला हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको फाइनेंस के कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, जिसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी या प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट या एन्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके लिए मैं कैलकुलेटर भी लाऊंगी, देखो, क्योंकि मैं इस पे करके दिखाऊंगा आपको, मुझे कर कर दिखाना पड़ेगा, उस वाले पर नहीं होगा, लैपटॉप वाले पे नहीं होगा, तो इसलिए अपना कैलकुलेटर रेडी रखिएगा और कॉन्सेप्ट सीखिएगा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, बट मुझे यहाँ पर सिखाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या आपको पता है, अभी इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद दोनों को रिलेट कर देंगे बाद में। अभी एक नया कॉन्सेप्ट मानकर सीखिएगा कि आपको पता है क्या कि अगर 100 रुपये जो हैं, 100 रुपीज़ जो हैं, उसे अगर आप 10% इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट पर अगर आप उस पर जोड़ें, 1 साल का जो है, डेफिनेटली 1 ईयर का है, तो वो 110 बन सकता है। अरे हाँ यार, ये तो सही बोल रहे हैं यार, 100 रुपये जो है 110 बन जाएगा। अच्छा, 10% का इंटरेस्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर अगर इस 110 पे और 10% जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 121। तो ये सेकेंड ईयर पर हो जाएगा। हाँ जी। क्या ये एन्यूटी है? नहीं सर, एन्यूटी नहीं है। क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? एक तरह से कह सकते हो भाई, इंटरेस्ट मिला, अमाउंट बढ़ गई, अमाउंट बढ़ी हुई पर इंटरेस्ट मिला, अमाउंट बढ़ गई, और अमाउंट आपने ऐड नहीं करी। कोई शक? नो सर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 2 साल के बाद या 3 साल के बाद थर्ड ईयर में जो है आपको एक सर्टेन सम मिलने वाला है, सम मिलने वाला है, और वो खुद ही जो है, और वो जो खुद ही है वो इंटरेस्ट जोड़कर आया है, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट जोड़कर आया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा?
कैन यू टेल मी दैट? सोचिए 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 जी। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट जुड़ रहा है, इंटरेस्ट जुड़ रहा है, इंटरेस्ट जुड़ रहा है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। और फाइनल अमाउंट आपको पता है, आपको बताना है पहले क्या अमाउंट रही होगी, रिवर्स करना है। या दूसरा कि अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर उतनी ही अमाउंट और ऐड हो रही है, दोनों पर इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर उतनी अमाउंट और ऐड हो रही है, फिर तीनों पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे कर कर जो है आप एंड में पहुंच रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आपने स्टार्टिंग में अमाउंट डाली, आप देख रहे हैं एंड में कितना पहुंच रहा है। और आप इसका उल्टा देखना चाहते हैं, अगर एंड में इतनी अमाउंट है तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है ना, ये 100 रुपये आज की प्रेजेंट वैल्यू है, तो 3 साल के बाद जो है 10% इंटरेस्ट पर फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है एन्यूटी, कि आप 100 रुपये डालते हैं, आज 10% इंटरेस्ट मिलता है, 110 होता है, इसमें आप जो है 100 रुपये और डाल देते हैं, तो अब ये 210 बन गया। अब इस पूरे पर जो है 10% और मिलेगा, तो करीब करीब हो जाएगा 231, ऐसे ही कुछ होगा, करेक्ट। इसमें आप 100 रुपये और डालेंगे, 331, अब इस पर 10% और मिलेगा। तो ये क्या चल रहा है, एक एन्यूटी चल रही है कि हर साल जो है आप एक सेम अमाउंट जो है ऐड करे जा रहे हैं, सेम अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, और पुरानी जो थी उस पर भी मिल रहा है, और फिर इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड होकर जो अमाउंट है और जो नई इंस्टॉलमेंट आ रही है उस पर भी मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक एन्यूटी है। तो इसके लिए जो है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर यूज़ होता है, और इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ होता है। ये फैक्टर क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको जो है सिखाने की कोशिश करूँगा। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट रेट पता है कि 10% की इंटरेस्ट रेट है, और आप देखना चाहते हैं कि जो बाद में जो पैसा मिल रहा है उसकी आज क्या वैल्यू होगी, तो आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट करना है। जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी आप मानना चाहें, वट एवर द थिंग में भी 10% तो 10%, 20%, 20%, तो आपको देखना है कि जो 1 रुपया है उसमें अगर वो इंटरेस्ट रेट आप ऐड कर दो तो कितना बनेगा। तो 1 रुपये में 10% ऐड कर दो तो 1.1 बनेगा। सिंपल, अगर 20% रेट है तो 1 रुपये में 20% ऐड कर दो 1.2 बनेगा। तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय, अब मैंने एक ही लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 1.1। क्या कर दिया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ये देखिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। 1 रुपया अगर 10% का इंटरेस्ट लगकर 1.1 बनेगा, तो मैंने क्या किया, मैं 1.1 को यहाँ ले गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू 0.909, 3 डेसिमल पॉइंट तक लेना, 909 एटसेट्रा, जो भी आएगा, ये आपका होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है ये बोल सकते हैं कि अगर 110 रुपये 1 साल के बाद मुझे मिलने हैं, 110, अगर 110 रुपये मुझे 1 साल के बाद मिलेंगे, तो आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा कि भैया 110 रुपये जो है वो 10% जोड़कर ही आया होगा। तो अगर वो बिना जुड़े देखें तो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 110, तो आ गया 99.9, यानी कि 100 रुपीज़। समझे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, मैंने ये देखा कि 1 रुपया 1 साल के बाद कितना बनेगा, 1 रुपया 2 साल के बाद कितना बनेगा, 3 साल के बाद कितना बनेगा। तो अगर 1 रुपया 2 साल 3 साल के बाद इतना बन रहा है, तो 3 साल के बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा, तो 3 साल के बाद का 121 रुपया आज का कितना होगा। इसे बोलते हैं कि बाद वाली अमाउंट को फ्यूचर वाली अमाउंट को प्रेजेंट पर कैसे लाएं। 1 रुपया 1 साल के बाद कितना बन रहा है वो देखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 या 1.2 या 1.3, जो भी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, तो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले साल का। इक्वल टू दबाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा दूसरे साल का, कि अगर दूसरे साल वाली अमाउंट को प्रेजेंट पर लाना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी। यानी अगर मैं 121 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो भी 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 121 इक्वल टू, तो भी 100 आ गया, 99.999। समझे आप। इसकी सिंपल मैथमेटिक्स ये भी है कि 1 रुपया 1 साल के बाद 1.1 बन रहा है, तो वो 2 साल के बाद जो है आप कह सकते हो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 1.21 बन रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि अगर भैया 121 रुपया मेरे को या 2 साल के बाद मिल रहा है तो प्रेजेंट का कितना होगा।
तो आप इसको यहाँ ले जाते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.21 जो कि आता है 0.826 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ का 1 रुपया कितना है, आप यूनिटरी मेथड ले गए ना, यहाँ का 1 रुपया जो है वो प्रेजेंट का 0.82644 है, यहाँ का 1 रुपया यहाँ का 0.82644 है, तो यहाँ का 121 प्रेजेंट का 100 रुपीज़ होगा। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जो कैसे निकलता है, आप जो है 1 के हिसाब से देखें और 1 को 1.1 से एक बार डिवाइड कर दें और फिर इक्वल टू दबाते रहें, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, हर इक्वल टू पे जो है चीज़ें बदलती रहेगी, हर इक्वल टू पे जो है चीज़ें बदलती रहेगी। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 1, फिर आपका आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यानी कि एक तो होती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल जो आपको पेपर में मिल जाएगी, ये आप जो है उसको ले जा भी सकते हैं। दूसरा होता है कैलकुलेटर, आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सर अब आप हमें बताइए ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, PVAF। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो समझ में आ गया आपको कि भैया जो 1 रुपया 1.1 बनेगा तो बाद का 1 रुपया आज का कितना है, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। 2 साल बाद जो है उसका 1 रुपया जो है वो आज कितनी वैल्यू रखता है, अगर 7% इंटरेस्ट रेट या 10% इंटरेस्ट रेट से बढ़ रहा है। 3 साल बाद का जो 1 रुपया है वो आज का क्या वैल्यू रखता है, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है कि जहाँ पर हज़ार रुपये आपको देने हैं हर साल और 5 साल के लिए देने हैं, 5 ईयर्स के लिए लेट से आपको देने हैं, 10 साल के लिए देने हैं, एनी अमाउंट 1000 2000 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। ये मैं मान रहा हूँ कि आपको जो है एनुअली देना है 1000 रुपये और 5 साल के लिए देना है। इस 1000 रुपये में जो है इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है 7% का, समझ रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप देख रहे हैं कि अगर आप आज पेमेंट कर दें ऑन दी स्पॉट तो आपको जो है कितना प्राइस देना पड़ेगा, आज अगर आप पेमेंट कर दें ऑन द स्पॉट तो आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं, करेक्ट। तो कैसे देखोगे सर आप, 1000 रुपये हर साल देने की बजाय ऐसे 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 आप क्या कर रहे हो, 5 सालों में 1000 रुपये निकाल रहे हो। एक तो ये हो सकता है कि आप इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, कि भैया बाद का 1000 रुपये आज का कितना होगा 1 साल बाद का, दूसरे साल जो है उसका 1000 रुपये आज का कितना होगा, तीसरे साल जो है उसका 1000 रुपये आज का क्या होगा। आप मान के चल रहे हैं कुछ ऐसी अमाउंट है जिस पर इंटरेस्ट लगाए, फिर उस पर दोबारा दूसरे साल का इंटरेस्ट लगाए और फिर वो 1000 बनाए। तीसरा जो 1000 है जो आप दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट का दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इस पर पहले साल भी इंटरेस्ट लगा, दूसरे भी लगा, तीसरे भी लगा, चौथे साल भी लगा और फिर जाकर ये 1000 रुपये बनकर निकले हैं। और 5वें साल में 5 बार इंटरेस्ट जुड़ा होगा तब जाकर ये 1000 बने, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे कर जो है ये इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या जो भी आप कहना चाहें, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आती है। तो एक तो है कि आप एक एक इंडिविजुअली निकालें भैया 5 साल के बाद वाले सम की आज की क्या वैल्यू। दूसरा है आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लें, यानी इन सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम निकाल लें, टोटल कर लें आप और उसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। सर ये कैसे निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, उस पर मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.07 कर रहा हूँ तो वो निकल कर आ रहा है 0.934। इसको जो है आप मेमोरी प्लस में डालिएगा। कैलकुलेटर पर एक बटन होता है मेमोरी प्लस का, M+ लिखा होता है, उससे दबाइएगा तो आपकी जो अमाउंट है सेव हो जाएगी। आप एक बार और इक्वल टू का प्रेस करेंगे तो अमाउंट निकल कर रहेगी 0.873। इसको भी जो है मेमोरी प्लस में ऐड कर दीजिएगा, फिर इक्वल टू करिए 0.816 मेमोरी प्लस, फिर इक्वल टू प्रेस करिए 0.762 समथिंग लाइक दैट मेमोरी प्लस, फिर इक्वल टू करिए 0.7129 मेमोरी प्लस। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है सभी चीज़ें जो है मेमोरी प्लस में डाल दी, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब जब आप इसका सम निकालेंगे तो सम निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर पर एक MRC का बटन होता है, वो आपको प्रेस करना होता है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको पता लग जाएगा 4.100 समथिंग करके जो है सबका टोटल आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब आप इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपकी एन्युटी है, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आएगा 4100, यानी कि 5000 रुपये 1000 रुपये करने के हिसाब से जो आप 5 साल में दे रहे हैं, टोटल 5000 दे रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट का पोर्शन इनहेरेंट तो इंक्लूडेड ही है ना।
अब भले ही कहीं मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपये ही दे रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि अगर आप आज देंगे तो आज अगर आप देंगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब कम दे रहे हैं तो आप उस अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं जो आप लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो आ ही जाता है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली अमाउंट से, उस परसेंटेज से आप देख रहे हैं कि भैया अगर मैं पीछे चला जाऊँ, हजार से हर साल देने की बजाय अभी तुरंत दे दूँ तो 4100 मुझे देना पड़ेगा। हर 1000 रुपये को प्रेजेंट वैल्यू पर ले आया। बात वही हो गई ना कि भैया आज मैं आपको अगर 1000 रुपये दूँ और 1 साल बाद बोलूँ मैं कि आपको 1000 रुपये दूंगा, तो आप कहेंगे अभी 1000 दो ना यार, अभी मिलेंगे। तो 7% का बैंक का इंटरेस्ट लेकर इसको मैं करीब करीब जो है 1070 रुपये बना लूँगा। तो आप कहेंगे अभी दो, मुझे अभी दो, और बाद में देना है तो 1070 देना। और अगर बाद में 1070 दे रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ अभी कितना दूँ, तो आपके अभी 1000 दे दे, एक ही बात। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये जो है फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लासेस पढ़ी है कहीं से उन्हें पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ थी, बता दी आपको कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है। बाद के 1 रुपये को आज के प्राइस पर लाना है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर सम चला जा रहा है, तो आप जो है सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम कर लेते हैं हर साल का, और उसको सिर्फ डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी एन्युटी उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।